सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी अनाई मांगा। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर का एपिसोड नंबर 657 को, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। इसलिए पहले ही वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड हाइप जरूर से कर देना। बाकी जिन लोगों ने भी अभी तक इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा है, तो मैंने उस एपिसोड का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप लोग जाकर के पहले उस एपिसोड को देख लीजिए। एंड बाकी जिन लोगों ने ऑलरेडी वाला एपिसोड देख रहा है, तो उनके लिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। उससे पहले मीत साहा, धीरज वैष्णव एंड AMI सुरजीत, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड रीजॉइनिंग जू फैन सिल्वर डीमंस। तो चलिए अब इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें जू फैन को दिखाया जाता है, जो कि अपनी डिवाइन आईज ऑफ द वॉइड के 5th स्टेज का इस्तेमाल करता है और गू सेंगटोंग की हमले की वेव से बचने के लिए उस हमले के सामने वॉइड वॉल 3 टाइम्स का इस्तेमाल करता है। जब गू सेंगटोंग के हमले की वो वेव जू फैन के उस वॉल से जाकर के टकराती है, तो वहाँ पे काफी ज्यादा जोरदार धमाका होता है। हट जाने के बाद में हमें दिखाया जाता है कि वहाँ के आसपास का एरिया पूरी तरीके से साफ हो चुका होता है। वेनेवलियन को भी दिखाया जाता है, जो कि बच चुके होते हैं, लेकिन इतनी ज्यादा खतरनाक तबाही को देखने के बाद में काफी ज्यादा घबरा गए होते हैं और उन्हीं के सामने जू फैन ने अपनी वॉइड वॉल का इस्तेमाल करते हुए गू सेंगटोंग के हमले को रोक दिया होता है। तो उसे देख वेनेवलियन कहते हैं कि आखिरकार तुमने उसके हमले को रोक ही दिया और हम बच गए, आखिरकार हम लोग सब बच ही गए। ये भी दिखाया जाता है कि सिर्फ जू फैन की वॉइड वॉल के पीछे वाला हिस्सा ही बचा होता है, बाकी का सब नष्ट हो चुका होता है। इसके बाद में इधर जू फैन भी एक राहत की सांस लेते हुए फिर कहता है कि फ्यू, इस बच्चे के वाइब्रेशन की वेव बिल्कुल शॉक वेव्स की तरह थी। मुझे इसकी पावर्स को कम करने के लिए अपनी वॉइड वॉल के कई सारे सेपरेट स्पेस का भी इस्तेमाल करना पड़ा, अगर मैं उसकी इस वेव्स को कम कर पाया। लेकिन मानना पड़ेगा कि ये कहा जा सकता है कि वो एक म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है, सभी को एक साथ मिलाकर के ही मैं इन वेव्स को रोक पाया हूँ, वरना तो अगर ऐसा नहीं होता तो उस हाई इंटेंसिटी वाइब्रेशन के सामने यहाँ तक कि एक पावरफुल इथेरियल स्टेज का एक्सपर्ट भी काफी ज्यादा घायल हो सकता था या फिर डायरेक्टली मारा भी जा सकता था। तो इधर उसी वक्त जू फैन के पीछे से वेनेबल भाई भी आ जाते हैं और उससे कहते हैं, स्टीवर्ट जू, वाकई में आप अपने बच्चे को बाकी के लोगों से सबसे ज्यादा अच्छी तरीके से जानते हैं। अगर कोई और होता तो उसे इस चीज का खामियाजा काफी ज्यादा भुगतना पड़ता और सिर्फ आप ही उसे रजिस्ट कर सकते हैं और हमें उसके प्रकोप से बचा सकते हैं। फिर जू फैन भी इस्तेमाल करते उनसे कहता है कि तो आखिरकार आपको पता चली गया ना कि आखिर क्यों मैं उसे इस फाइट में बाहर नहीं निकालना चाहता था। ये लड़का बच्चे की तरह यहाँ तक कि उसमें अपने आप को भी भूल जाता है, इसलिए मुझे डर था कि कहीं ये अपने मूव के साथ में पूरे का पूरे मिस्टिकल हेवन सेट कोई नहीं तबाह कर दे। फिर उसके बाद में हम लोग डबल ड्रैगन मैनर को इसके बारे में क्या समझाएंगे। तो फिर वेनेवलियन मिस्टिकल हेवन सेट की बाकी की हालत को देखते हुए कहते हैं, क्या तुम्हारा मतलब तुम्हारे बेटे ने अभी तक मिस्टिकल हेवन सेट को पूरा तबाह नहीं किया है, लेकिन यहाँ पे तो अब शायद ही कुछ बचा हुआ है। जिसके बाद में हमें दिखाया जाता है कि पूरा का पूरा मिस्टिकल हेवन सेट मलबे के ढेर में तब्दील हो चुका होता है, हर तरफ तबाही, तोड़फोड़ और सिर्फ उसकी बची हुई कुछ रेमेडीज ही बची हुई होती हैं। तो अब इधर अपने मिस्टिकल हेवन सेट की इस तरीके की तबाही को देखने के बाद में तो फेरिसुई और डेनियर भी उसके लिए थोड़ा दुखी होती हैं। तब इधर दूसरी ओर वेनेवलियन कहते हैं कि तुम्हारा लड़का तो वाकई में तबाही का एक दूसरा नाम है। ब्रदर जू, मुझे बताओ कि आखिर तुम्हारा क्लैन आखिर किस तरीके के मॉन्स्टर्स से भरा पड़ा है। जब भी मैं देखता हूँ तो एक खतरनाक निकलता ही है कि तुम अगले को उससे भी ज्यादा खतरनाक निकाल देते हो। बाप 1 नंबर ही तो इधर बेटा 10 नंबर ही है। एक तरफ बाप ने डबल ड्रैगन गैदरिंग के पूरे रूल्स को हिला करके रख दिया, जबकि बेटे ने तो अपने सिर्फ एक मूव के साथ में ही पूरे के पूरे एक सेक्ट को डिस्ट्रॉय कर डाला। ये चीज तो बिल्कुल ही अविश्वसनीय है। गू सेंगटोंग अपनी यंग संजय वाली फॉर्म में आ जाता है और जू फैन की ओर करके आने लगता है। तो वहाँ पे उनके पास में आने के बाद खुश होकर के एक्साइटेड होते हुए कहता है, मम्मी मुझे बताओ, क्या मैंने उन लोगों को एक अच्छा मजा चखाया ना, और अभी तो आधा घंटा भी नहीं हुआ, मैंने उन सभी को पूरी तरीके से खत्म कर डाला। इसके बाद में फिर यंग संजय वेनेवलियन की ओर घूर करके देखने लगता है, लेकिन अब अपनी ओर घूरता हुआ देख करके तो वेनेवलियन की बुरी तरीके से फट जाती है, उनके शरीर से टोटली पसीने छूटने लगते हैं। तभी जू फैन अपने पास से एक हर्फ को बाहर निकालता है और उसे यंग सेंग जी को देते हुए कहता है कि यंग सेंग जी, तुमने बहुत अच्छा काम किया और अब बाकी सब कुछ तुम सिर्फ मुझ पर छोड़ दो, इसलिए अब तुम्हें यहाँ पर और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। यंग सेंग जी भी उससे कहता है कि ठीक है पापा, मैं समझ गया। पीछे से वेनेवल की भी जू फैन के पास में आते हैं और उससे कहते हैं कि स्टीवर्ट जू, ये सब कुछ संभालना इतना भी ज्यादा आसान नहीं है और हमें डबल ड्रैगन गैदरिंग को इस चीज के बारे में एक्सप्लेन करने के लिए एक बहुत ही ज्यादा अच्छे रीजन की जरूरत है। उसके बाद में अगर डबल ड्रैगन मैनर यहाँ पे खुद इस चीज की तहकीकात के लिए आए तो हम लोग उसे और कुछ भी आगे करने से पहले एक अच्छे रीजन के साथ में रोक पाए। जिसपे जू फैन उनसे कहता है कि हाँ, मैं जानता हूँ इसके बारे में। इसके साथ ही फिर जू फैन बाकी के सभी लोगों से कहता है, सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुनो, हमें सबसे पहले इस मलबे के अंदर से सेक्ट लीडर जुआन और
और उसके बेटे जुआन सायू को ढूंढना है, इसलिए जल्दी से ढूंढो, वो हमारी इस गड़बड़ी से बाहर निकलने की एकमात्र उम्मीद है। साथ ही फिर जुफेन की बात मानने के बाद में वो सभी लोग उस मलबे को धीरे धीरे हटाने लगते हैं और सेक्ट लीडर जुआन और उसके बेटे को ढूंढने लगते हैं। अभी हमें एक जगह पे दिखाया जाता है कि उस मलबे के नीचे से एक हाथ बाहर निकल के आता है। साथ ही फिर वो जैसे ही अपने ऊपर से सारे मलबे को हटाता है तो हमें दिखाया जाता है कि वो कोई और नहीं बल्कि सेक्ट लीडर जुआन ही होता है। वहाँ से बाहर निकलते ही वहाँ की तबाही को देखते हुए सबसे पहले अपने बेटे को इधर उधर ढूंढने लगता है और उसे आवाज लगाने लगता है। दूसरी ओर उसकी साइड पर शायू भी मलबे में फंसा हुआ अपने फादर को आवाज लगाने लगता है और उससे कहता है कि फादर, वो तो इस 9th ग्रेड के स्पिरिचुअल आर्मर का शुक्र है जिस वजह से मेरी जान बच गई, वरना तो इतने खतरनाक हमलों के बाद में तो मेरी बॉडी भी नहीं बचती। उसके बाद इधर सेक्ट लीडर जुआन उधर से अपने बेटे को उठाते हैं और उससे कहते हैं कि मेरे बच्चे, मैं खुश हूँ कि तुम बचे हुए हो। जबकि तभी शायू गुस्से में अपने दांत पीसते हुए कहता है कि डैड, जुफेन ने हमारे सेट को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया, इसलिए अब हम उसे इस तरीके से बच करके बाहर नहीं जाने दे सकते। इस पर उसका बाप भी कहता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए सुनिश्चित करूंगा कि सब के बाद में वो जरूरी बुरी तरीके से मारा जाएगा। अपने बाप की ये बात सुन शायू भी कहता है कि बहुत बढ़िया जुफेन और जूनियर सिस्टर किंग चैन, मैं अभी भी तुम लोगों को एक साथ खुश नहीं रहने दूंगा। बाप बेटे ये सारी बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी उन्हें देख करके उनके पास में जुफेन भी आते हुए हंस करके उनसे कहता है यंग मास्टर जुआन, तुम यहाँ पर यहाँ तक कि अपने आप को तो बचा नहीं सकते, फिर भी तुम्हें किंग चेन और मेरी खुशी की चिंता करने की इतनी ज्यादा फुर्सत है। उसी वक्त इधर जुफेन को देख करके सेक्ट लीडर जुआन उसके ऊपर भड़कते हुए चिल्ला करके कहते हैं कि जुफेन, कमीने राक्षस, तुमने मेरे सेट को पूरी तरीके से बर्बाद कर डाला और फिर भी यहाँ मेरे सामने अपना चेहरा दिखाने की हिम्मत कर रहे हो। जुफेन कहता है कि आखिर मैं इस चीज की हिम्मत क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि अपने ऊपर इतने गंभीर घावों के साथ में आखिर तुम मेरे साथ में क्या ही कर लोगे। मिस्टिकल हेवन सेट के सभी एक्सपर्ट्स या तो मारे जा चुके हैं या फिर घायल हो चुके हैं, तो इसलिए तुम भी यहाँ पर मेरे सामने अपनी रक्षा नहीं कर सकते, तो फिर आखिर तुम्हारे ये उच्च और शक्तिशाली रवैये का क्या ही मतलब रह जाता है। जुफेन की ये सारी बातें सुनने के बाद में सेक्ट लीडर जुआन भी घबरा जाते हैं और कांपने लगते हैं। जुफेन आगे उनसे कहता है कि देखो जरा, अब तुम्हारे पास में बिल्कुल भी पावर नहीं रह गई है और तुम्हारी जिंदगी भी अब इस समय मेरे ही हाथों में है। अब मैं तुमसे बिल्कुल सच कहता हूँ कि अब तुम्हारे जीवन और मृत्यु सिर्फ मेरे ऊपर ही निर्भर करती है। सीधा सीधा कहूँ तो तुम्हें अब इस क्षण ये निर्णय करना है कि क्या अब तुम्हें जीना है या फिर मरना है। इतना कहते हुए जुफेन अपने पास से खतरनाक किलिंग इंटेंट को अनलेस करता है। तो देखकर सेक्ट लीडर जुआन तो वहाँ पे और भी ज्यादा डर जाता है और डर के मारे कांपने लगता है। ये बाकी के सभी लोग भी स्माइल करते हुए अपनी डरावनी आंखों के साथ में उसे ही घूर करके देख रहे होते हैं और सिर्फ उसकी बेटी फेरी शायू को छोड़ करके और कोई भी उसके लिए संपत्ति नहीं दे रहा होता है। तो सभी लोगों को उसके ऊपर इस तरीके से चढ़ता हुआ देख करके और उसे इस तरीके से घूरता हुआ देख करके जुबान भी कहता है कि बेइज्जती, ये मेरे लिए घोर बेइज्जती है। जुबान भी आगे बढ़ता है और उससे पूछता है कि तो बताओ कि अब आखिर तुमने क्या सोचा, क्या तुम अब भी जीना चाहते हो या फिर बस मर जाना चाहते हो। कहते हुए फिर जुफेन अपनी लाल आंखों के साथ में सेक्ट लीडर जुआन को डराते हुए उसकी ओर आगे बढ़ने लगता है। जुआन पहले तो अपना सिर झुका कर जुफेन के सामने खड़े होते हैं, फिर वो जैसे ही अपना सिर ऊपर उठाते हैं तो जुफेन उसके ठीक सामने होता है, इसलिए वो घबरा जाते हैं। फिर वो गुस्से में अपनी मुट्ठी पीसते हुए अपने दांत पीस करके पीछे की ओर हटते हैं और उससे कहते हैं बिल्कुल भी नहीं, मैं बिल्कुल भी तुम्हारे सामने झुकने वाला नहीं हूँ। जुफेन उनसे कहता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो ऐसी स्थिति में अब बात करने की कोई जरूरत नहीं है। तो कहते ही फिर जुफेन अगले ही पल यंग मास्टर सायू को गले को पकड़ता है और उसके गले को पकड़ते हुए नीचे जमीन में उसके सिर को दे मारता है और साथ ही उसके गले को जोरों से खींचने लगता है। तो यंग मास्टर सायू दर्द के मारे कांपने लगता है। तो उसका फादर भी अपने बेटे के लिए काफी ज्यादा घबरा जाता है।